Hello everyone, this is lecture number 6 of some basic concepts of chemistry और हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में थोड़ा थोड़ा मोल्स के बारे में पढ़ा हुआ है और मैं स्क्रीन शेयरिंग दोबारा से ऑन करूंगा और आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा। तो भाई बताइए, आपको स्क्रीन दिख रहा है? मयंक, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक, ओके, फाइन, ग्रेट। तो मयंक ये बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है बताइए? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, बहुत ही सिंपल सी चीज है। परसेंटेज का मतलब बहुत ही सिंपल है। सपोज करिए कि ये हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास थी। इस क्लास में, हाँ भाई मयंक, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सर विजडम पब्लिक। आपके डायरेक्टर की भी आज डेथ हो गई, पता है ना? यस सर। हाँ, देखिए मैं उनसे मिला था। ही वाज अ नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। आई मेट हिम लास्ट ईयर। ठीक, आज पता चला उनकी भी डेथ हो गई। अब आई डोंट नो, कोविड से ही हुई होगी क्योंकि इतनी तो कोई उनकी एज थी। यस सर, कोविड से हुई है। कोविड से ही हुई है? तो मतलब कितने दिन से बीमार थे वो? सर ऐसा नहीं कोई सर, आइडिया रोज नहीं है। सुबह आते थे सर, स्कूल में रोज सुबह आते थे। ओहो, चलिए कोई बात नहीं। लेट हिज सोल रेस्ट इन पीस। ये देखिए, सपोज करिए कि हमारी क्लास में 8 स्टूडेंट्स है। तो मैं अगर यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि 8 स्टूडेंट में लेट अस से वी हैव 3 बॉयज, एंड द रिमेनिंग 5 आर गर्ल्स। तो मैं अगर क्लास में जेंडर कॉम्पोजिशन पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्लास में परसेंटेज बताइए बॉयज की कितनी है? बॉयज की परसेंटेज मयंक कितनी होगी? मयंक, क्लास में 8 बच्चे हैं, 3 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं। तो बताइए क्लास में बॉयज की परसेंटेज कितनी होगी? सर 3/8 into 100। 3/8 into 100। तो वेरी वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि भाई इन्होंने बॉयज निकाले, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनसाइड द क्लास मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज ऑफ बॉयज हो गई। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स अगर कोई पूछना चाहेगा कि बताओ गर्ल्स की क्या परसेंटेज है, तो वो क्या हो जाएगी? 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। ये परसेंटेज ऑफ बॉयज ये है और ये परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है। 3/8, 5/8 इंटू 100। तो जैसे कि ये होता है वैसे ही बिल्कुल परसेंटेज कंपोजिशन में किसी भी परसेंटेज की मास परसेंटेज निकालते हैं। मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। हाँ भाई दीपाली पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? दीपाली प्लीज रीड। Mass percentage of element is equal to mass of element in that compound upon mass of compound into 100. मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, मतलब उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का क्या मास है, डिवाइडेड बाय कंपाउंड का क्या मास है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी एलिमेंट का मास उस कंपाउंड के अंदर डिवाइडेड बाय पूरे पूरे कंपाउंड का मास और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लिखिए प्लीज, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए इसको, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए प्लीज, इसको नोट डाउन करिए।
लिख लिया? बताइए प्लीज, लिखा? यस सर। Yes, sir. चलिए अब Yes. आइए जैसे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, C2H5OH, C2H5OH एक एग्जाम्पल करते हैं हम, C2H5OH। कोई इसमें मुझसे कह रहा है कि बताओ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो, तो वो क्या होगा? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा? मास ऑफ कार्बन कंपाउंड के अंदर डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास, और क्योंकि परसेंटेज निकालने तो इनटू 100। अब जैसे हम ये लिख रहे हैं C2H5OH, तो इसमें कितने कार्बन है मेरे पास में? कितने कार्बन है? 2 कार्बन। आई हैव 2 कार्बन विद मी, आई हैव 2 कार्बन। तो 2 कार्बन यानी अगर 1 मोल ले लें हम तो उसमें 2 मोल कार्बन होंगे। तो 2 मोल कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 12। और कंपाउंड का मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 6, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का 16। तो जब आप सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा? कंपाउंड का मास क्या हो जाएगा? 46 multiplied by 100. 2 into 12 divided by mass of compound 46 into 100. बताइए कंपाउंड का मास, टोटल मास इनटू 100, तो ये परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? बताइए प्लीज यस Yes, सर। sir. एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऋचा पांडे, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. दृश्या? Yes, sir. ओके। अभय वाशने? Yes, sir. भूमिका? Yes, sir. स्निग्धा? Yes, sir. चलिए चलिए ये नोट डाउन किया, ये लिखा आपने, ये नोट डाउन कर लिया? यस सर। Yes. Yes, sir. sir. चलिए अब अगर कोई कहे भाई मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालो, तो देखिए इस कंपाउंड के अंदर अगर 1 मोल में कंपाउंड मान लूं तो हाइड्रोजन कितना था? 6 एटम्स थे, यानी आपके 1 मोल में कंपाउंड में 6 मोल हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन एटम्स। तो 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास इंटू 100, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना निकल कर आ जाएगा? 13.04। ये चीज समझ में आई? मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन समझ में आया? उसी कंपाउंड में मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन C2H5OH, हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। डू यू गेट दिस? Yes, sir. चलिए ऐसे ही कोई अगर मुझसे ऑक्सीजन का मास पूछेगा इस कंपाउंड के अंदर, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन C2H5OH। देखिए मैं ऑक्सीजन का मास 16 लूंगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन एटम है कंपाउंड के अंदर, तो 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। ये लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फॉर आयनिक कंपाउंड लिख लेंगे। फॉर आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के अंदर फॉर आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के अंदर मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ये क्या होगा? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई श्लोक पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट फॉर एन आयनिक कंपाउंड, क्या लिखा हुआ है? Mass percentage of an element is equal to total mass of constituent species in one formula unit
divided by formula mass into और 100. क्योंकि परसेंटेज निकालने तो इंटू 100। अब समझ में आया कि आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता बल्कि क्या होता है, फॉर्मूला मास। समझ में आया वो वाला क्वेश्चन? Yes sir. चलिए नोट डाउन करिए, फिर इस पे एक सवाल कर लेंगे। नोट डाउन करिए इसको, नोट डाउन करिए इसको, नोट इट डाउन प्लीज। आयनिक कंपाउंड के लिए, फॉर आयनिक कंपाउंड वी कैन राइट दिस। So done. लिख लिया भाई, सब लोगों ने लिख लिया? Yes sir. चलिए अब मैं एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। करेंगे टफ क्वेश्चन? करेंगे थोड़ा, बताइए करेंगे Yes टफ? sir. Yes, sir. So चलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। आइए भाई टफ सवाल क्या है देखते हैं, टफ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये है टफ क्वेश्चन। ओके टफ क्वेश्चन। हाँ भाई दृश्या बंसल, टफ क्वेश्चन पढ़िए जरा। So find percentage of nitrogen in 66%. So what's that? प्योर, PURE, प्योर। Okay, I thought it's N. Pure NA4 whole twice SO4 sample. ठीक, नाइट्रोजन का मास 14 है। ठीक, हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है, वी नो दैट। सल्फर का मास 32 है, ऑक्सीजन का मास 16 है। तो आइए एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं, लिखते हैं, सवाल करते हैं प्लीज। क्वेश्चन नोट डाउन करिए और करने की कोशिश करिए। भाई लिखा, सवाल लिखा, टफ वाला क्वेश्चन लिखा? हाँ भाई श्लोक, क्वेश्चन लिखा? yes sir. चलिए भाई आपको कोशिश कीजिए करने की, कोशिश कीजिए करने की। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा और जो है वो क्या कहते हैं कि फिर आप लोग बताएंगे कैसे होगा। इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल क्वेश्चन, वी कैन डू दैट। अगर कोई भी एक स्टूडेंट आंसर बता देगा तो फिर जो है वो क्या कहते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं। इफ एनी वन ऑफ द स्टूडेंट कैन। क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लिया था आपने, लिख लिया था, सवाल छोटा सा ही था, लिख लिया था? एटलीस्ट एवरी वन ऑफ यू प्लीज राइट द क्वेश्चन एटलीस्ट। So 14%. 14%? अच्छा कैसे किया भाई, 14% कैसे आया? सर टोटल मास निकाल लिया पूरे कंपाउंड का। जो टोटल मास है सर उसमें वो सर 66% है किसी कंपाउंड का। तो सर उससे हमने 100% कंपाउंड का मास कितना होगा वो निकाल लिया। और सर 28 ग्राम तो नाइट्रोजन का मास है ही। तो सर डिवाइड करके फिर परसेंटेज कंपोजिशन निकाल ली। ठीक है ठीक है, बाकी लोग भी करें, बाकी लोग भी करें। अदर्स शुड आल्सो ट्राई, बाकी लोग भी करें, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। Others should also try. Yes sir. 14% answer.
Find percentage of nitrogen in 66% pure ammonium sulfate NH4 whole twice SO4 sample. Nitrogen 14, hydrogen 1, sulfur 32, oxygen 16. ठीक, आइए भाई देखते हैं सवाल कैसे होगा। Sir, 21.2%. कितना? Sir, 21.2%. 21.2। Yes, sir, nitrogen का 21.2. चलिए Sir, ये आइए तो आइए सर देखिए 100% सवाल हमारी है। को समझना है हमको, सवाल को समझना है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन की परसेंटेज पता है जय किस में निकालनी है और आप किस में निकाल रहे हैं और निकालनी किस में है? जय नाइट्रोजन की परसेंटेज किस में निकालनी है बताइए जय, नाइट्रोजन की परसेंटेज कहाँ निकालनी है? Molesome सैंपल, nitrogen mass upon सैंपल के total. अंदर निकालनी है, सैंपल के Yes, अंदर। sir. तो ये देखिए जैसे सपोज करिए हमने एक सैंपल ले लिया तो 100 ग्राम सैंपल है। 100 ग्राम सपोज करिए कि मैंने अमोनियम सल्फेट का सैंपल ले लिया तो उसमें केवल 66 ग्राम ही अमोनियम सल्फेट होगी। ये चीज सबसे पहले समझ में आ रही है या नहीं बताइए? If I take 100 gram Yes, of sample, then it will contain 66 gram of ammonium sulfate. हाँ भाई दीपाली ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। मुझे भी समझा दीजिए कैसे। सर पूरा 100% होता है तो उसमें भी पूरा 100 ग्राम होगा तो 100 ग्राम में 66 ग्राम्स ऑफ अमोनियम सल्फेट है। हाँ क्योंकि बाकी तो कोई ना कोई इम्प्योरिटी होगी। जैसे हमने मान लिया कि व्हाइट कलर का होता है अमोनियम सल्फेट, तो उसमें अमोनियम सल्फेट तो 66 ग्राम होगा, बाकी मैंने नमक मिला दिया हो, कुछ और इम्प्योरिटी मिला दी हो, कुछ और धोखेबाजी से कुछ और मिला दिया हो, ठीक है? यस सर। तो उसमें जो अगर 100 ग्राम है, सैंपल के 100 ग्राम है, तो उसमें अमोनियम सल्फेट तो केवल कितना होगा? 66 ग्राम। दृश्य ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब है ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. लक्ष्यता ये बात समझ में आ रही है? yes sir, मयंक, Yes, sir. प्रत्यक्ष ये बात समझ में आ रही है कि 100 ग्राम में 66 ग्राम होगा? यस सर। नहीं आ रही है? आ रही है? बताइए बताइए, ऑनेस्टली सर आ बताइए। रही है सर, आ रही है सर, पता है। चलिए अब देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालिए अमोनियम सल्फेट का। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा अमोनियम सल्फेट का? जीएमएम, लेट अस कैलकुलेट द जीएमएम ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो जब आप जीएमएम निकालेंगे अमोनियम सल्फेट का, नाइट्रोजन का सबका मास दे रखा था, 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 सल्फर हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो वो कितना आएगा? वो मास कितना आएगा? 132 ग्राम। यानी 132 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट में 28 ग्राम है नाइट्रोजन के, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है यानी 28 ग्राम है। तो 132 ग्राम में तो 28 ग्राम है, यानी 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 28 डिवाइडेड बाई 132। 28 ग्राम डिवाइडेड बाई 132। 28 ग्राम डिवाइडेड बाई 132। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 28 ग्राम डिवाइडेड बाई 132। तो फिर 66 ग्राम में कितना हो जाएगा? 66 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट में कितना? क्योंकि टोटल तो हमारे पास 66 ग्राम ही था, तो 66 ग्राम में अगर आप देखेंगे 28 डिवाइडेड बाई 132 मल्टीप्लाइड बाई 66 ग्राम, तो कितना आ जाएगा बताइए? 44 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि 100 ग्राम ऑफ सैंपल में नाइट्रोजन आखिरकार कितना निकल कर आया बताइए? 14 ग्राम। 14 gram, यानी 14 नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी थी? 14%, हाँ, अब जो लोग जिनका आंसर गड़बड़ आ रहे थे, उनके गड़बड़ आने का रीजन ये था कि वो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल लेते, जबकि हमसे अमोनियम सल्फेट में नहीं पूछी, हमसे तो किसमें पूछी थी? सैंपल। सैंपल में। तो इसीलिए कहते हैं सवाल ध्यान से पढ़ना चाहिए, नोट डाउन करिए। वेरी गुड श्लोक, वेरी गुड। थैंक यू सर। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए।
क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लिया होगा, सॉल्यूशन नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए ताकि आगे बढ़ें, फिर कुछ आगे का टॉपिक पढ़ें। इज इट लेजिबल, नजर आ रहा है या फिर मैं कलर चेंज करूं? आई कैन चेंज द कलर इफ यू वांट टू मेक इट मोर विजिबल। यहां तक लिख लें तो बताइएगा। Done. नीचे वाला नोट डाउन करिए। ओहो, तो सेम कलर कर दिया, ब्लैक कर दो, व्हाइट कर दो। 14% इज आवर आंसर। अगर जब सब बच्चों ने समझ के लिखा, ये नहीं कि सिर्फ लिखना नहीं है, समझ के लिखना है। अगर समझ के लिख लिया हो सबने, दीपाली समझ में आया? Yes, sir. ऋचा पांडे आपको समझ में आया? Yes, sir. मयंक, Yes, sir. रैयान, Yes, sir. चलिए चलिए। सादिक इलियास, Yes, sir. the answer is 14%. Yes, Can we sir. move ahead please now? आगे बढ़ सकते हैं हम? सर प्लीज आप एक बार एक आयोनिक कंपाउंड का क्वेश्चन करा सकते हैं? हाँ हाँ, Percentage. देखिए अब बिल्कुल बिल्कुल अभी आगे कराएंगे। देखिए आयनिक कंपाउंड की भी परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयनिक कंपाउंड जैसे सर ये ले लेते हैं हम, अच्छा अच्छी बात कही इन्होंने, जैसे मैं यही ले लेता हूँ आयनिक कंपाउंड। लेट मी टेक दिस Na2SO4। इसमें कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ परसेंटेज बताओ सल्फर की, तो ये एक फॉर्मूला यूनिट है आयनिक कंपाउंड के लिए। दिस इज 1 फॉर्मूला यूनिट, दिस इज 1 फॉर्मूला यूनिट। तो वहां पर हम परसेंटेज सल्फर एक फॉर्मूला यूनिट में ही निकालेंगे। तो अब वो फिर वो कैसे निकलेगा सर? मास ऑफ सल्फर कैसे निकलेगा? मास ऑफ सल्फर mass of sulfur in 1 formula unit divided by total mass of 1 formula unit और यहां पर हम मल्टीप्लाइड बाई 100 कर रहे हैं। वी आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन बाई 100। मास ऑफ सल्फर in 1 formula unit divided by total mass of 1 formula unit multiplied by 100। अब ये देखिए, अगर मैं एक मोल Na2SO4 ले लूंगा तो सर उसका ग्राम फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? 2 इंटू सोडियम का कितना होता है? 23। 1 इंटू सल्फर, एक सल्फर है, सल्फर का कितना होता है सर? 32 ठीक। और 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है सर? 16 तो अब आप जब जोड़ेंगे तो क्या हो 742 जाएगा? 46 142 प्लस 32 प्लस 64। 142 अब मेरी तो इतनी अच्छी मैथ्स है नहीं, आप बता रहे हैं कितना? 142। तो अब ये फिर ये कैसे निकल के आ जाएगा? बस मास ऑफ सल्फर इन 1 फॉर्मूला यूनिट 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट 142 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि परसेंटेज निकाल ले तो इनटू 100। तो अब ये क्या किसकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी बताइए? सल्फर। सल्फर। बात समझ में आई? बताइए, समझ में आया?
यस सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. चलिए Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चाहे भाई पब्लिक चाह रही है तो उसको नोट डाउन कर ले, नहीं नोट डाउन करना चाह रही तो कोई बात नहीं, अगर कर ले आपको लग रहा है इफ यू डीम्ड इट इम्पोर्टेंट यू कैन नोट इट डाउन प्लीज। इन्होंने कहा कि भाई एक आयनिक कंपाउंड के लिए समझा दी। नोट डाउन किया? बताइए, नोट डाउन किया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए, आइए भाई यहां से हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छी चीज डिस्कस करते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। empirical formula and molecular formula. Please write the next heading, empirical formula and molecular formula. empirical formula and molecular formula. हाँ भाई स्निग्धा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है ये, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। Chemical formula of a compound may be of two types. First, empirical formula. Second, molecular formula. Empirical formula which gives the simplest whole numbers ratio of different atoms present in one molecule of compound is called empirical formula. ग्रेट। अभी ये एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखी है, इससे पहले कि हम इसको समझें एटलीस्ट इतना पार्ट नोट डाउन कर लें सारे बच्चे। ये हेडिंग डालें एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर लिखें कि केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का वो दो टाइप से होता है, या तो एम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नोट डाउन कीजिए प्लीज, note it down so that we can move ahead. लिखिए भाई, नोट डाउन करिए, तब बताइए आगे बढ़िए। हाँ, अब देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज को समझिए। वो फॉर्मूला जो कि बहुत सिंपलेस्ट वे में एक होल नंबर रेशियो देता है ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, उसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये H2O2 है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है? अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो किस रेशियो में प्रेजेंट है? 1:1। ये क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। C6H6 ये क्या होता है? बेंजीन, इट इज नोन एज बेंजीन। तो उसमें 6:6 है, 6 कॉमन ले लिया तो ये किस रेशियो में प्रेजेंट है? CH। ये क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। C6H12O6, इसमें से 6 कॉमन ले लिया तो ये देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का। तो CH2O ये क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे ही C2H2, हाँ भाई रैयान, C2H2 किसका फॉर्मूला होता है बताइए? सर C2H2 सर इथाइन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इथाइन। इथाइन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में
तो इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH। तो आपने देखा दो अलग अलग कंपाउंड का सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला हो सकता है। टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। बेंजीन का और इथाइन ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, मगर दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो दिखाए, जो शो करे, वो हो जाएगा उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। N2O5 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बताइए मयंक। सर ये खुद ही एम्पेरिकल है सर, खुद ही simplest form एम्पेरिकल में। है क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो में ही गिवन है, ये खुद ही एम्पेरिकल है। Fe2O3 का ये खुद ही एम्पेरिकल है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही एम्पेरिकल फॉर्मूला है। मगर N2O4 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, NO2, क्योंकि इसमें से 2 हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो प्लीज ये चीज नोट डाउन करिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला किसको कहते हैं, जो सिंपलेस्ट। यहाँ पे केवल एक वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है, वो वर्ड ये है। दृश्य ये क्या लिखा हुआ है बताइए। The simplest whole number ratio. हाँ, मतलब आसान से रेशियो में जो रिप्रेजेंट कर दे वो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए। आई होप सब बच्चों ने डेफिनेशन लिख ली होगी, सबने लिख ली थी डेफिनेशन। यस सर। तो अब फिर ये एग्जांपल्स नोट डाउन करिए। एग्जांपल्स नोट डाउन करिए। So could you scroll it down? यस यस, बाकी लोगों ने लिख लिया प्लीज। यस सर। चल ये लिखिए। सर ये CH2 क्या है? CH2O सर इसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला है फॉर्मल्डिहाइड का। वो आप चाहे उसे ऐसे नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, कैसे भी लिख सकते हैं। वही है सर, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, उसी को लिख दिया है CH2। सर डन। चलिए सर डन। चलिए चलिए ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ भाई भूमिका पढ़िए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, प्लीज रीड।
formula which gives actual number of atoms of various elements present in one molecule of compound is called molecular formula. हाँ, जो एक्चुअल में जो दे, जैसे C2H2 ये एक्चुअल दे रहा है 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, C6H6 ये एक्चुअल दे रहा है 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, जो एक्चुअल में जो देता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअल वाले को भी कॉल इट एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। नोट इट डाउन। एक्चुअल में जो देता है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। Done. ठीक, लिख लिया? Yes, sir. चलिए, अब ये देखिए, इसको जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर एक बात लिखनी है हमको। टू different compounds can have same empirical formula. अलग अलग can have same empirical formula. 2 different compound का same empirical formula हो सकता है। हाँ भाई रैयान, ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर। 2 डिफरेंट कंपाउंड का सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला हो सकता है, ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर। कैसे समझाइए, कैसे? सर जैसे सर बेंजीन और इथाइन के एग्जांपल में देखें तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, तो उन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला हम करेंगे तो दोनों का सेम है CH। हाँ, तो 2 अलग अलग कंपाउंड का सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला हो सकता है, ये चीज आपको लिखनी है और ये उसका एग्जाम्पल। लिख लिया भाई, नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
चलिए अभी देखिए कि ये जो हम ऐसे करके कॉमन ले रहे थे ना, बहुत ध्यान से देखिए, फिर क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये जो हम कॉमन ले रहे थे ना, C2H2 लिख रहे थे, ऐसे हम 2 कॉमन ले रहे थे, तो मैं उसको ऐसे करके लिख दे रहा हूं कि हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, उसको ऐसे n बोल दे रहे हैं हम, और n की वैल्यू क्या है 2। यहाँ C6H6 था, इसको भी हम CH लिख दे रहे थे, और यहाँ पर भी हम कॉमन क्या ले रहे थे, ऐसी n बोल दे रहे थे, और उसको हम क्या बोल दे रहे थे कि वो n की वैल्यू भी किसके बराबर है, 6 के बराबर है। या फिर मैं बात करूं कोई और चीज लूं, लेट अस से N2O5, तो जैसे कि मयंक ने बताया था कि ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी वही है, तो वहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो चीज कॉमन ले रहे थे वो क्या, जहां कुछ नहीं कॉमन लिया वहां क्या कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया। और भी लाइक वी हैव अदर इलस्ट्रेशंस आल्सो। ये देखिए वेरी फेमस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने पढ़ा हुआ है CH3COOH, तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में करके क्या लिख सकते हैं, देखिए C2H4O2, तो अब इसका ये क्या हो गया CH2O, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, C2H4O2 है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले लिया, तो देखिए CH2O हो गया। तो ये जो कॉमन जो चीज लेते हैं हम, मतलब n तो बस उसको ऐसे ही शो करने के लिए बोल देते हैं कि ये कॉमन ले लिया है हमने। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n एक ऐसी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीग्रल नंबर हो सकता है, तो वो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे सकता है। अब n की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो इस चीज को लिखिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला n एक कोई भी नंबर है जो कॉमन लिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज, इसको नोट डाउन कीजिए। लिखा भाई, नोट डाउन किया? यस सर। ठीक, अब जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास सेम होंगे, वहां ऑटोमेटिकली n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऑटोमेटिकली n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक, अब देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने की एक टेक्निक होती है, ये एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है जिसको हम यहाँ पर अपना रहे हैं। यहाँ तक आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, सबने नोट डाउन कर लिया होगा, सबने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया होगा, बताइए नोट डाउन किया, यहाँ तक किया नोट डाउन? यस सर। ठीक, अब देखिए क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको निकालने का जो है वो ये एक टेक्निक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में भी है और हमसे पूछा जाता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड व्हिच हैज 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन बाय मास।
एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए जिसके पास 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है बाई मास। ठीक, तो अब ये देखिए कैसे निकालते हैं कि इसका स्टैंडर्ड टेम्पलेट है इस सवाल को करने का, जो कि मैं अभी एक क्वेश्चन करा रहा हूं और आपको करना रहेगा कि एक टेबल बनाते हैं हम उसको सवाल करने के लिए। देखिए सबसे पहले हम एलिमेंट लिखते हैं, कार्बन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन। तो कार्बन की उन्होंने दे रखा है कि भाई कितना परसेंटेज है कार्बन 80%, हाइड्रोजन दे रखा है कितना है हाइड्रोजन 20%। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक, एक एटम लेंगे इस बार, एटॉमिक मास लेंगे क्योंकि एटम नंबर ऑफ एटम के टर्म में हाइड्रोजन का 1। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। वी डिस्कस दिस इन लेक्चर नंबर 4। ये चीज समझ में आ रही है? जो नए बच्चे उनको छोड़ के बाकी सबको समझ में आ रहा है, बताइए प्लीज। यस सर। Yes, sir. Yes. गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, तो ये तो नंबर ऑफ मोल होता है, बट यहां पर एक वर्ड हमने लगा दिया, क्या, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, देखिए रिलेटिव इसलिए है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास गिवन मास 80 ग्राम है, वी कैन नॉट से दिस, बट हमको ये मालूम है कि 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है। तो अगर मैं टोटल मास 100 ग्राम मान लूं तो उसमें फिर कार्बन का कितना हो जाएगा 80 ग्राम। अगर मैं टोटल मास 100 ग्राम मान लूं तो फिर हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 20 ग्राम। 20 तो ग्राम। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स इसलिए कह रहे हैं कि यदि कार्बन अगर 80 ग्राम होगा तो हाइड्रोजन 20 ग्राम होगा। हम ये नहीं कह रहे कि कार्बन 80 ग्राम है ही, बट हम ये कह रहे हैं कि यदि कार्बन अगर 80 ग्राम होगा तो हाइड्रोजन 20 ग्राम होगा। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. तो इसीलिए उसको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स क्यों कहा जा रहा है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स क्यों कहा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज रिगार्डेड एज रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। Why it is regarded as relative number of moles? Because we are calculating moles of carbon and hydrogen with respect to each other. एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, इसीलिए हम उसको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स का नाम दे रहे हैं। तो इस चीज को प्लीज नोट डाउन कीजिए, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स को नोट डाउन कीजिए। Take some snacks. बंद कर दूं? ठीक, ये चीज समझ में आई रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये एज अ स्टूडेंट नहीं समझ में आई थी। हाँ भाई रैयान, समझ में आई ये चीज रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स? सर प्लीज एक बार दोबारा समझा दिए। चलिए पहले ये नोट डाउन कीजिए, फिर दोबारा समझाऊंगा, एक बार और समझाऊंगा। पहले यहाँ तक के इतना नोट डाउन करिए, पहले ये जो जो टेबल है नोट डाउन कीजिए। अब वील एक्सप्लेन इट ऑल ओवर अगेन, डोंट वरी, दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। पहले अगर ये टेबल दिख रही है तो इसको नोट डाउन करिए। पहले मैं इतना पार्ट दिखा रहा हूँ, इतना आराम से करिए, फिर बाकी दिखाऊंगा। क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लिया है सबने, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करें।
सर हो गया। कितना लिखा भाई, नोट डाउन किया? यस सर, थोड़ा Yes, राइट स्लाइड sir. कर दिए। अपन लोग सोच रहे हैं कि तंबोला ठीक, अबे लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. और जो फिर बाद में मतलब ये 20/3 अभी अभी दिखा रहा हूँ, आइए ये देखिए, आइए पहले इसको समझते हैं, पहले समझते हैं, हम इसको समझते हैं प्लीज, नोट डाउन करने के बाद में समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कंसंट्रेट ओवर हियर। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए। हाँ भाई रैयान, आप ही पढ़िए सवाल। Calculate empirical formula of compound which has 80% carbon and 20% hydrogen by mass. ठीक है, यानी एक ऐसे कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है जिसमें 80% तो कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है। ठीक है? यस सर। ठीक, अब ये देखिए, एलिमेंट कार्बन ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया। कार्बन का मान लीजिए कि मास परसेंट दे रखा है 80% और हाइड्रोजन का 20%, ये तो सवाल में ही दे रखा है। यस सर। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। अब अगर मैं ये मानूं कि 100 ग्राम टोटल कंपाउंड के, तो उसमें 80 ग्राम किसके हो गए? कार्बन। तो फिर कार्बन के मोल्स कितने हो जाएंगे? सर गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, यानी 20/3 हो गया। ठीक यस है? सर। और अगर आप हाइड्रोजन का देखेंगे तो हाइड्रोजन का क्या गिवन मास कितना है? 20 और ग्राम एटॉमिक मास बने तो वो कितना हो जाएगा? 20। यस सर। अब इनका ये जो मोल्स है, ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स है। कोई ये नहीं कह रहा कि कार्बन के इतने ही मोल्स है, बट ये कहा जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन के इतने मोल्स है तो कार्बन के इतने होंगे, क्योंकि अगर हाइड्रोजन 20 ग्राम है तो कार्बन 80 ग्राम होगा। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। रिलेटिव का क्या मतलब है? जैसे सपोज करिए मैं ये बोल दूं कि आपके पास मुझसे 4 गुना ज्यादा पैसा है। हमने एक बात रख ली कि भाई आपके पास में, रैयान के पास में 4 टाइम्स ज्यादा पैसे हैं, 4 टाइम्स ज्यादा एज कंपेयर टू माई सेल्फ, एज कंपेयर टू माई सेल्फ आपके पास में 4 गुना ज्यादा पैसा है। तो अगर मेरे पास में 20 रुपए है तो आपके पास में कितने होंगे बताइए? 80। अगर मेरे पास में 100 रुपए है तो आपके पास में कितने होंगे? 400। तो ये हमने एक रिलेटिव सा टर्म बना लिया है, ये कोई एब्सोल्यूट आपके पास में एक्चुअल में 80 नहीं थे, मगर हमने कहा कि अगर हमारे पास 20 है तो आपने कहा तब तो मेरे पास 80 होंगे। अगर हमने कहा हमारे पास 100 है तो आपने कहा मेरे पास 400 होंगे। तो ये हमने, इसीलिए हम यहाँ पर एक बहुत क्रूशियल वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। और सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, देखिए 20/3 है और 20 है, तो मान लिया 20/3 से ही डिवाइड कर दिया तो इधर तो 1 हो गया, और 20 डिवाइडेड बाय 20/3 इधर 3 हो गया, तो ये क्या आ गया? CH3। तो यानी एक और डेफिनेशन पता चली
एक और डेफिनेशन पता चली इंपेरिकल फॉर्मूला की, और ये कोई नहीं बताएगा, ये कोई किताब नहीं बताएगी। एक और डेफिनेशन पता चली इंपेरिकल फॉर्मूला की कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, Moles. यही है एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे हम CH3 निकाल रहे हैं तो वो सिंपलेस्ट रेशियो है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स का, कि फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन वी विल हैव 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसे भी नोट डाउन करिए प्लीज। एम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या? इट इज नॉट रिटन इन एनी बुक। Well done. लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब ये देखिए, यहीं पे ये हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकाला है, ठीक। रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं इसको, ये भी लिख लीजिए कि भाई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल लें। जैसे कि इनके 80 रुपए थे जब मेरे पास 20 थे, इनके 2000 रुपए थे अगर मेरे पास में 500 थे, ऐसे करके कर रहे थे। लिख लिया? बताइए भाई, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो ये तो देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला है। अब अगर ये कहा हुआ है कि अगर मॉलिक्यूलर मास, यहां तक लिख लिया है सब लोगों ने, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने CH3 यानी इसका क्या हो गया, CH3 क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये लिखा हुआ है इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 30, अगर मॉलिक्यूलर मास 30 है तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब n क्या हो जाएगा, देखिए एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के 2। n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 2। तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6, जो कि फिर किसका फॉर्मूला होता है, इथेन। इथेन। तो n निकालने का भी तरीका देखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। करिए नोट डाउन।
सर ये रेशियो कैसे आ गया सर? ये ऊपर सिंपलेस्ट रेशियो और रिलेशन नंबर ऑफ मोल, सर ये बता दीजिए। सर सिंपलेस्ट रेशियो ऐसे आ गया, ये देखिए सर, एक था 20/3 और एक था 20। अब दोनों को 20/3 को भी मैंने डिवाइड कर दिया 20/3 से, और 20 को भी डिवाइड कर दिया 20/3 से। तो ये तो डिवीजन कितना आएगा सर 1, और ये कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय 20/3। तो ये रेशियो ये कितना आएगा 3। तो यानी कार्बन इस टू हाइड्रोजन के मोल्स का क्या रेशियो हो गया बताइए? 1/3। 1/3। तो वही तो सर हम भी लिख रहे हैं, CH3 यानी कार्बन इस टू हाइड्रोजन 1:3 के रेशियो, वही तो लिख रहे हैं सर हम। कुछ बात समझ में आई सर या नहीं? यस सर। तो सर इसमें सबसे पहले वही डिवाइड करते हैं जो सबसे ऊपर होता है, जैसा इसमें हाँ, सबसे सर ऊपर उस मतलब कार्बन था। हमें सिंपलेस्ट रेशियो लेकर आना है, तो जो छोटा नंबर है उसी से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा ओके सर। जो छोटा नंबर है उसी से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि अगर मॉलिक्यूलर मास 30 है तो फिर कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये देखिए n की वैल्यू फिर हमने निकाली 30 डिवाइडेड बाय 15, ये किसके बराबर हो गया 2। देखिए समझ में आई बात? यस सर। लिखा भाई, नोट डाउन किया? यस सर। नोट डाउन किया प्लीज बताइए। यस सर। नोट डाउन किया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है? एक कंपाउंड है, उसका आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज है 57.8, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 3.6। तो अब ये तो कार्बन और हाइड्रोजन हुए भाई। पिछली बार तो ये हो रहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन मिला के 100% हो जा रहे थे। पिछली बार तो ये हो रहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन मिला के 100% हो जा रहे थे। मगर इस बार तो कार्बन और हाइड्रोजन मिला के 100% नहीं हो रहे। तो बाकी अगर कंपाउंड हम मानेंगे तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, फिर बाकी क्या हो जाएगा? बाकी भाई अगर इन दोनों का आप ऐड भी कर लेंगे तो भी 100% तो हो नहीं रहा। तो कंपाउंड में बाकी क्या होगा फिर? ऑक्सीजन। तो ये देखिए अब सबसे पहले तो ये कंसेप्ट डिलीवर करेंगे हम। ये क्या लिखा हुआ है पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई जय गर्ग आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? If the 50% does not add up to 100, the remaining percent is that of oxygen. हाँ, तो अगर कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा है और वो टोटल मिला के भी 100 नहीं हो रहा हो, तो बाकी जो भी बचा हुआ है वो किसका रह जाएगा? ऑक्सीजन का। तो ये पहले प्लीज क्वेश्चन नोट डाउन करिए,
पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो पहले तो पहला पार्ट ही करेंगे, फिर दूसरा पार्ट करेंगे। पहले प्लीज नोट डाउन दी क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नोट डाउन किया प्लीज, क्वेश्चन नोट डाउन किया। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछिए सर, बिल्कुल पूछिए। सर अगर परसेंटेज प्लस करके 100 नहीं हो रहा तो हमें रिमेनिंग परसेंटेज के लिए ऑक्सीजन लेना है या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा? नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा, आपको रिमेनिंग के लिए खुद ही ऑक्सीजन लेना हो। ओके। आपको खुद ही, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे भी। हाँ भाई दीपाली पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। If the percentage does not add up to 100, the remaining percentage is that of oxygen. हाँ, ऑक्सीजन की वो तो दे नहीं रखी होती है, बाकी एलिमेंट की दे रखी होती है, और रिमेनिंग फिर आपके वो ऑक्सीजन की होती है। इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया। लिखा भाई, नोट डाउन किया, नोट डाउन किया। यस सर। अब ये देखिए कैसे करेंगे ये सवाल, अब ये कैसे करेंगे सवाल, ये देखिए, ये देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए कार्बन की तो हमको दे ही रखी थी 57.8, हाइड्रोजन की दे रखी थी 3.6, तो रिमेनिंग फिर किसकी हो जाएगी, रिमेनिंग किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन। वो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस कार्बन की परसेंटेज 57.8 और उसमें प्लस कर देंगे हाइड्रोजन वाली, और उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो ये ऑक्सीजन की आ गई 61.4। हाँ नहीं 61.4 तो ये आ रही है, उसको 100 में से फिर माइनस करेंगे ना मैम, तो कितनी हो जाएगी 38.6। सर आ गया सर फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं, अभी और भी लोग ट्राई करें, पहले समझाएं जरा, एक बार करते हैं। ये देखिए, अब देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 16। तो कार्बन के रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 57.8 डिवाइडेड बाय 12, थोड़ी गंदी कैलकुलेशन होगी 4.8। हाइड्रोजन के 3.6 डिवाइडेड बाय 1 कितने हो जाएंगे 3.6, और ऑक्सीजन के 38.6 डिवाइडेड बाय 16 कितने हो जाएंगे 2.4। ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन के। अब जब इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो आप देखिए कि या तो 2.4 से डिवाइड कर दो, या छोटा नंबर है 1.2, जो कि सब 1.2 की टेबल में ये सब आते हैं, तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो 2.4 जो सबसे छोटा नंबर है उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा,
यहाँ पर 1.5 1.5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 1.5 अच्छा नहीं लगता देखने में, तो फिर Yes, से आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ गया? कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो क्या आ गया? 4 इज टू 3 इज टू 2। तो ये जो है ये क्या हो गया हमारा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो नोट डाउन करिए इसको, आराम से नोट डाउन करिए प्लीज, आराम से नोट डाउन करिए। लिखा भाई, नोट डाउन किया? यस सर। Yes, sir. फिर इधर देखिए, ये वाला हिस्सा नोट डाउन कीजिए। समझ में आया? बताइए, नोट डाउन कीजिए, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए, अभी देखिए ये तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला, C4H3O2, C4H3O2, ये तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला। अब हमसे एक और चीज पूछी हुई थी सवाल में, एक और चीज पूछी हुई थी क्वेश्चन में कि अगर मॉलिक्यूलर मास 166 है तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए। हाँ भाई दृश्य, कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बताइए सर दृश्य, बताइए कैसे सर? पहले n निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे n? सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो गिवन है ना 166, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा बताइए? 83। C4H3O2, दृश्य बताइए। यस सर। सर 48 plus 3 so 51 so 50। हाँ 12 into 4 plus 1 into 3 plus 16 into 2, जब आप इसको जोड़ेंगी तो कितना हो जाएगा? 83। तो अब ये देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 66 अपॉन मॉलिक्यूलर, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर 2। अब हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? C4H3O2। अब जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए? C8H6O4। C8H6O4। ये चीज समझ में आई या नहीं? यस सर। चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट वर्क। अब इसके बाद में अगर आप देखें तो मैंने पिछली क्लास में क्या किया था, पिछली क्लास में के बाद में क्या किया था कि मैंने जो है वो क्या कहते हैं कि एक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए शीट भेजी थी, कुछ ध्यान आया आपको? यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको शीट भेजी थी मैंने, उसमें अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं। सारे तो हम नहीं कर सकते थे तब क्योंकि तब पढ़ाया नहीं था, मगर अब हम धीरे धीरे इस स्थिति में आते जा रहे हैं कि हम ये सवाल कर पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं यहाँ पर आप सबसे कि इनमें से बहुत सारे तो नहीं, इफ नॉट ऑल देन कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम कर सकते हैं और इनको करने की कोशिश करें।
जब जो है वो क्या कहते हैं ये कर लेंगे तो फिर मैं सेकंड डीपीपी भेजूंगा। तो आई एम गिविंग यू वन मोर डे टू सॉल्व एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। घबराना नहीं है। वर्स्ट केस क्या होगा कि ये सवाल नहीं होंगे, दैट्स इट। इससे बुरा तो और कुछ नहीं हो सकता, इससे खराब तो और कुछ नहीं हो सकता। वर्स्ट केस सिनेरियो यही होगा कि वी वोंट बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इससे ज्यादा कुछ और खराब नहीं हो सकता। तो आपको वो देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ट्राई करने हैं, ताकि हम आगे इनको डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे सब लोग। यस सर सर। Yes. जी बताइए। सर इसमें सर क्वेश्चंस देखे थे तो कुछ टर्म्स हैं जो सर समझ में नहीं आ रही। हाँ देखिए, अब जो है वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ टर्म्स तो ऐसे हैं कि जिनको हम समय के साथ में आगे पढ़ेंगे। बट जो पढ़ते जा रहे हैं उससे अगर 24 क्वेश्चन है तो उनमें हो सकता है 16-17 ही हो पा रहे हैं। जितने हो पा रहे हैं उतने कीजिए। बाकी फिर अगली क्लास में हम अपना डिस्कशन और आगे बढ़ाएंगे तो आपको लिए टर्म्स और इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, जितने हो पा रहे हैं उतने करिए। सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।